वजह क्या है। पर अब हम उसके ऊपर एक सवाल या निशान लगा के उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वाई दिस हैपन, ये वाकया या ये चीज जो है ना किस तरह से हुई। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले आप सबसे यहाँ पे जो है ना मोहम्मद बिन कासिम का बारहा आपने जो है ना नाम सुना होगा, आपने मोहम्मद बिन कासिम हर किसी ने गाना सुना होगा। अब मोहम्मद बिन कासिम के आगे मैं थोड़ा सा यहाँ पे सवाल या निशान जो है ना पुट कर। अब इस सवाल या निशान का मकसद ये है कि मोहम्मद बिन कासिम का आपने जो है ना छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि 712 में इसने जो है ना सिंध पर हमला किया था। ये बहुत मशहूर कहानी है। अब हमला किया था, क्यों हमला किया था, किस वजह से हमला किया था। अब कुछ यहाँ पे एस्पेक्ट जो है ना मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप जो है ना वो बनाकर यहाँ पे कहता रहता हूँ कि फर्ज करें मेरे पास एमसीक्यू है कि वाई मोहम्मद बिन कासिम अटैक ऑन द सिंध। ठीक है, कि उसने सिंध के ऊपर किस वजह से अटैक किया, ये हमारी एक एमसीक्यू बन जाती है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में देता हूँ कि क्या थी, रिलीजियस कास्ट थी, पॉलिटिकल कास्ट थी, या मिलिट्री इन्फ्लेक्ट था, या मिलिट्री अटैक भी आप कह सकते हैं इस तरह से। आपके ख्याल में इनमें से कौन सी रीजन हो सकती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने
यूसुफ के कहने पर, हज्जाज बिन यूसुफ की सिफारिश पर वो कहता है कि ये मेरा जो भतीजा है ये बहुत ज्यादा जोशीला है, ये बहुत ज्यादा बहादुर है। बेशक ये नौजवान होता है, वो क्या ये बेशक जो है ना 17 ईयर्स का होता है, 17 साल का होता है, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा महारतें होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पसंद करता है हज्जाज बिन यूसुफ को। तो मोहम्मद बिन कासिम को वलीद के हज्जाज बिन यूसुफ के कहने पर जो वलीद होता है वो इसको गवर्नर बनाता है। अब ये गवर्नर कहाँ का बनता है? ये गवर्नर बनता है फारिस का। मोहम्मद बिन कासिम फारिस का गवर्नर बनाया जाता है, जिसको पर्शिया कहा जाता है। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये अर्ली एज के अंदर 17 ईयर्स में जब इसकी शादी हो रही है तो उस वक्त ये फारिस का गवर्नर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे इसके दो गवर्नर जो है ना कोर्ट हो गए, एक हज्जाज बिन यूसुफ जिसको वलीद ने बसरा का गवर्नर बनाया, उसके बाद दूसरा इसका जनरल आ गया मोहम्मद बिन कासिम जिसको उसने 17 ईयर्स की एज में बनाया, इसका गवर्नर फारिस का गवर्नर बनाया। देखिए यहाँ पे दो मुख्तलिफ तरह के सिनेरियोज आ रहे हैं। अब ये गवर्नर है मोहम्मद बिन कासिम फारिस का, लेकिन अगर एक और क्वेश्चन आ जाए डिफरेंट एंगल से, अगर वो पूछे कि गवर्नर तो ये फारिस का है लेकिन ये जो है किसका है? मोहम्मद बिन कासिम फातेह। हाँ भाई, कोई एक जवाब दे दे बेटा। चलो जल्दी बताए बेटा, फिर आगे चले। सर क्या क्वेश्चन है? बेटा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन कासिम गवर्नर है फारिस का, लेकिन फातेह कहाँ का है? पता क्या क्या था इसमें? सर फातेह सिंध है। सिंध तो एक इलाका है बेटा, छोटा सा। सिर्फ सिंध को तो नहीं पता किया था इसमें। हाँ, कोई और जवाब दे। क्या सिर्फ सिंध को फतह करके ये वापस चला गया था? बेटा ये पूरे हिंदुस्तान का फातेह है, हिंदुस्तान। तरीके से इसके अंदर आपने दो तीन कंट्रीज हैं, इसके नाम आपको बताता हूँ, आपको पता होगा। आपने एक जो है ना तुनिसिया का नाम पढ़ा होगा, एक आपने अल्जेरिया का नाम पढ़ा होगा, एक आपने लीबिया का नाम पढ़ा होगा। जल्दी जल्दी बताएं, ये तीन कंट्रीज पढ़े हैं या नहीं पढ़े? तुनिसिया, अल्जेरिया, लीबिया। पढ़े सर। हाँ, ये तीन कंट्रीज पर मुश्तमिल, इन तीन कंट्रीज के अंदर एक ट्राइब रहता था, एक कबीला रहता था। किस दौर में? जिस दौर में मूसा बिन नुदैर को अफ्रीका में भेजा गया था पता करने के लिए। किसने भेजा था? वलीद ने भेजा था। तो उस दौर में तुनिसिया, अल्जेरिया और लीबिया पर, इन तीन कंट्रीज पर इतनी बड़ा कबीला फैला हुआ था जिसको नाम दिया जाता था बर्बर ट्राइब का। बर्बर, बर्बर ट्राइब। अब ये अपने नाम से ही बर्बरियत करते थे, इसी वजह से इसको जो है ना बर्बर ट्राइब का नाम दिया जाए। जुल्म और बर्बरियत के अंदर ये बहुत ज्यादा मशहूर, इतनी ज्यादा जुल्म करते थे ये, मतलब जब जंगें इनकी होती थी आपस में, मतलब कुल्हाड़ियां वगैरह,
या चाकू वगैरह जो कुछ भी इनके हाथ में आता था, तो ये क्या करते थे, ये किसी के सर काट देते थे, किसी की टांगे काट देते थे, किसी का मतलब जो है ना बहुत ज्यादा खूनो खराबा करते थे। इसी वजह से इनको कहा जाता था बर्बर ट्राइब। अब ये जो बर्बर ट्राइब है, बर्बर कबीला है, बर्बर कबीले के अंदर इनके पास मतलब यहाँ पे इस कबीले में एक शख्स है, वो रहता है। अब वो शख्स मूसा बिन उजैर का बन जाता है शागिर्द, या आप उसको गुलाम भी कह सकते हैं। मूसा बिन उजैर का वो गुलाम बन जाता है, जिसका नाम है तारिक बिन जियाद। तारिक बिन जियाद। अब ये चौथा गवर्नर बनेगा वलीद का। अब तारिक बिन जियाद का यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली तौर पर, कि तारिक बिन जियाद का जो ट्राइब है, जो कबीला है, वो कौन सा था। तारिक बिन जियाद, ये क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ। तारिक बिन जियाद belongs to which tribe। तारिक बिन जियाद कौन से ट्राइब से बिलोंग करता था। आंसर बर्बर। ठीक है। अच्छा, वो क्या पूछ सकता है, वो कह सकता है कि तारिक बिन जियाद का जो ट्राइब है वो है बर्बर ट्राइब। अब बर्बर ट्राइब कहाँ पर वाक़ है, ये अभी आपने देखा, तुनिसिया, अल्जेरिया, लीबिया। तुनिसिया, अल्जेरिया, लीबिया कौन से कॉन्टिनेंट में वाक़ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वाक़। तो कॉन्टिनेंट भी पूछ सकता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में बर्बर ट्राइब वाक़ है, और ये भी पूछ सकता है कि तारिक बिन जियाद का जो कबीला है। अच्छा, फिर ये एक और भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, कि ये जो तारिक बिन जियाद है ये कहाँ का फाते है। मूसा बिन नुसैर तो अफ्रीका का फाते है, लेकिन तारिक बिन जियाद अफ्रीका का फाते नहीं है। बेशक वो अफ्रीका का रहने वाला है, बर्बर ट्राइब का वो रहने वाला है, लेकिन वो अफ्रीका का फाते नहीं है। ठीक है। तो तारिक बिन जियाद जो है ना, ये है से यूरोप, फाते यूरोप। ठीक हो गया। तारिक बिन जियाद इसको क्या कहा जाता है, फाते यूरोप कहा जाता है तारिक बिन जियाद को। अब ये चार इसके जर्नैल हो गए। अब इन चारों जर्नैलों ने फिर देखें, जब इसने मूसा बिन उजैर ने पता करने के बाद कि तारिक बिन जियाद को इस कबीले को सौंप दिया, उसने कहा कि ये तो होना, आपने क्या करना है, आपने फिर अफ्रीका से आगे की तरफ सफर करना है। ठीक है। अब ये जो तुनिसिया है, तुनिसिया से आगे अगर आप नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जाएं, तो नॉर्थ की तरफ आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो है ना एक छोटा सा सी आता है, जिसको मेडिटेरियन सी के नाम से आपने पढ़ा होगा। मेडिटेरियन सी को उर्दू में क्या कहा जाता है, अगर किसी को आता है तो जल्दी जवाब दो। मेडिटेरियन सी का उर्दू के अंदर क्या नाम, तो हम जुबान में क्या कहते हैं मेडिटेरियन सी को। बेटा आवाज किसी को आ रही है तो आंसर दो मुझे। मेडिटेरियन सी को उर्दू में एक क्या मिनट कहते सर, हैं? सर एक मिनट को कहें कि आपने ना स्क्रीनशॉट पिक्चर बना लेना, वो ग्रुप में शेयर कर दें आपके लेक्चर। जब आप रेस करने लगे ना तो स्क्रीनशॉट करके ना वो ग्रुप में शेयर कर दें। बच्चों आप सबको पिक्चर क्लियर आ रही है। तो बोर्ड की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी प्लीज। सर जिसको आ रही है वो बना ले स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा सर के साथ कोऑपरेट किया करें, थोड़ा उनके साथ पूछ लिया करें। आप तो कोई बच्चा एक भी नहीं क्वेश्चन पूछता, तो कम अज कम थोड़ा बहुत उनके साथ कंप्रोमाइज क्लास में किया करें। सर स्टार्ट करें आप।
ये इन खुद के साथ कोऑपरेट इनका होगा, मेरे साथ नहीं होगा। मैंने क्या करना है, मैंने तो यहाँ पढ़ा के चले जाना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो किस तरह से इनका कंसेप्ट किस तरह से क्लियर होगा। नोट्स तो इनके पास, मेन चीज तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कराना है। अब इसी वजह से मैंने शुरू में इनको कहा कि आप कोशिश करें यहाँ पे नोट भी करते जाए, आपके हाथ में पेंसिल भी हो, आपके हाथ वगैरह है या कोई नोट्स है वो भी साथ साथ आप इसको। अब मेरी कोई इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है, जल्दी नहीं जो है ना आगे बढ़ते जा रहा, और साथ साथ में मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ कि आप, ताकि आप जो है ना अटेंटिव भी हो क्लास के अंदर, आप अच्छे तरीके से बैठे भी हो। आपको ये ना हो कि मैं पीछे जो है ना भागता हुआ जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे जो है ना आ रहे हैं, मैं आपको मिलने नहीं दे रहा। तो इसी वजह से कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ सफर। तो देखिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बड़ा सादा सा क्वेश्चन पूछा कि आपने पढ़ा होगा कि तुनीसिया, अल्जीरिया और लीबिया, यहाँ से आप ऊपर की तरफ की तरफ प्रयागम अफ्रीका में एक छोटा सा समंदर वाक़ है। उस समंदर का नाम बता दो जल्दी जल्दी, जिसको मैंने इंग्लिश में बताया मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। सर भैया रूम है। ठीक है, शाबाश जी। अब ये जो बस बस आ रहा है, यार बात करें। चले तो बुहिरा रूम बेटा, बुहिरा रूम से फिर आगे क्या आता है, यूरोप आता है। बुहिरा रूम से आगे यूरोप शुरू हो जाता है। अब जब ये यूरोप शुरू होता है तो यूरोप से यहाँ पे बिल्कुल एंड पे यहाँ पे कंट्री वाक़ है जिसका नाम है स्पेन वाक़ है। अब तारिक बिन जियाद को कहा गया, मूसा बिन उजैर ने कहा कि आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है, सीधा की तरफ जाना है, यूरोप की तरफ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो अब ये तारिक बिन जियाद क्या करता है, तुनीसिया से आगे होता हुआ मराकेश, मोराको आगे पड़ा होगा, तो मराकेश से फिर होता हुआ ये क्या करता है, मेडिटेरियन सी को पार करता है। बुहिरा रूम को पार करने के बाद ये पहुंचता है स्पेन में। अब तारिक बिन जियाद जब स्पेन में आता है तो स्पेन में आके ये क्या करता है, ये अपनी जो कश्तियां होती हैं, कश्तियां जला देता है। अब ये कश्तियां जला देता है, कहां पर आकर जला देता है, स्पेन में। अब स्पेन पे वहां पे एक पहाड़ी है। अब स्पेन के शहर के अंदर नहीं आता, बल्कि वो कहाँ पे ठहरा होता है, अभी साहिल पे ठहरा है, पीछे समंदर होता है, आगे स्पेन हुआ होता है। वहां पे एक पहाड़ी होती है, उस पहाड़ी का नाम पूछा जाता है कि उसके अंदर, जिसको वहां पे वो कहता है जबले तारिक। क्या नाम है पहाड़ी का, जबल तारिक। जबल का मतलब पहाड़ होता है। अब ये जो जबल तारिक है, उसी पहाड़ के ऊपर बैठकर, उसी पहाड़ के साथ बैठकर जो तारिक बिन जियाद था, इसने क्या किया था, इसने कश्तियां जलाई थी। अब इसने कश्तियां क्यों जलाई थी, कश्तियां इसी वजह से जलाई थी, पीछे क्या था, समंदर था, आगे क्या थी, आगे मौत थी, पीछे भी। अब आगे कैसे मौत है, क्योंकि अभी तक उसने पता नहीं किया यूरोप। इसके जो साथी थे कुछ वो घबरा गए थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से पूरा यूरोप पता करेंगे, हम तो बहुत थोड़े हैं। अब क्या किया, इसने कहा कि मैं कश्तियां जो है ना जला के, इसने कहा पीछे भी तुम्हारे मौत है, कश्तियां तो जल चुकी है, कैसे आप पीछे वापस जाओगे। अगर आगे जाते हैं, आगे भी मौत है। अगर आगे आप जाए गए आप, ठीक है, तो आगे जो मौत होगी वो आपकी शहादत की मौत होगी। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे लड़ते हुए जाएंगे, लड़ते हुए शहीद होंगे। अगर आप पीछे मुड़ के गए, पीछे मेडिटेरियन में जाकर आपने मरना है, वो आपकी जो है ना फिर बहादुरी की मौत तो ना होगी। इसी वजह से यहाँ पे ये वाला वाक्य बहुत ज्यादा मशहूर है कि कश्त था, तारिक बिन जियाद था। यहाँ तक ये वाला तारिक बिन जियाद का हो गया। अब उसके बाद ये जो चार जर्नैल हैं, अब यहाँ पे एक वाक्य आता है जिसमें वलीद जो है ना, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई, यहाँ 850 तक इनकी जो है ना हुकूमत रहती है। 850 तक यहाँ पे ये जो वलीद है,
वलीद क्या हो जाता है, अचानक से बीमार हो जाता है। अब ये 750 वाला वाक्य नहीं है, क्योंकि ये जो वलीद वाली जो हुकूमत है, ये ज्यादातर तक कहा जाता है 705 से लेकर 715 वाला जो अरसा है, ये वलीद की हुकूमत में आता है। बनु उमैया की अगर हुकूमत आपसे पूछी जाए, बनु उमैया की, उसमें आपने कहा ना पूछे कि वलीद का जो दौरानिया था, वलीद का वो कितना था, वो 705 से लेकर 715 तक था। ठीक है। अब 715 के अंदर अचानक वलीद हो जाता है बीमार। जब वलीद बीमार हो जाता है, बिस्तर मार्ग पर वो हो जाता है बहुत, उसकी डेथ हो जाती है की। अब जो ही वलीद की डेथ होती है बीमारी की वजह से, तो इसका एक भाई आता है, वलीद का एक भाई जो है ना, आगे तख्त पे आकर बैठता है। उसका नाम भी पूछा जाता है मोस्टली पेपर्स के अंदर, जिसका नाम है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। जो जो भी इसने जंगें लड़ी होती है, जहां जहां भी इसने जो है ना फतह हासिल की होती है, सबसे पहले सलमान क्या करता है, उनको रिवर्स करता है। उनको रिवर्स करने के लिए क्या करता है, इसके जो सबसे बड़े जर्नल होते हैं, मैंने आपको 4 जर्नल बताया, हजाज बिन यूसुफ का बताया, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का बताया। ठीक है। और उसके बाद तीसरा आपका मूसा बिन उजैर हो गया, चौथे नंबर पे तारिक बिन जियाद। वो क्या कहता है, वो इन 4 जर्नैलों को, वो अपने फौज को हुक्म देता है, इन चारों को पकड़ के मेरे पास ले, जहां जहां भी मौजूद है इनको पकड़ कर मेरे पास ले आओ। अच्छा, यहाँ पे ये जो पहला पहला गवर्नर है हजाज बिन यूसुफ, इसको पकड़ने की नौबत नहीं आती। क्यों नौबत नहीं आती? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, अगर किसी को आ रहा है इसका आंसर तो बता दो जल्दी जल्दी, कि हजाज बिन यूसुफ को पकड़ने की नौबत क्यों नहीं आती। सबसे पहला गवर्नर तो यही होता है वलीद का, तो ये सलमान इसको क्यों नहीं पकड़ सकता हजाज को। बेटा आवाज आ रही है या नहीं आ रही? सर आई थिंक ये 714 ईस्वी में ना जिसकी डेथ हो गई थी। हाँ, शाबाश शाबाश। इसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ होती है बेटा 714 में। 714 में हजाज बिन यूसुफ की पहले ही ऑलरेडी डेथ होती है। वलीद की डेथ तो 715 में होती है ना, तो वो फिर 1 साल के बाद उसकी डेथ होती है। तो मतलब सलमान वाला जो वाकया वो इसके 1 साल के बाद आता है। अब उसके बाद इसके बाकी 3 जर्नैल बचे हैं, मोहम्मद बिन कासिम है, मूसा बिन उजैर और तारिक बिन जियाद। अब मोहम्मद बिन कासिम की कहानी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका आपको टोटल मैं बताता हूँ, पहले इसका जल्दी जल्दी हम ये हवाला देख लेते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, इसने पहले फतह किया सिंध को। सिंध को फतह करने के बाद ये सिंध के ऊपर जो है ना, सबसे पहले इसने जब पड़ाव डाला था तो दीबल का मकाम था। इसको मतलब यहाँ पे एक छोटा सा इलाका पड़ता है जिसको पैपरी का नाम दिया जाता है। ये अभी आपको पढ़ाता हूँ मैं। अब मोहम्मद बिन कासिम सिंध के फौरन बाद फिर वो अगला उसका जो मतलब पता करने वाला जो इलाका होता है उस जहाँ पे लाल शहबाज है, सेवन है। ठीक है। उसके साथ एक और इलाका है जिसको नायरून कहते हैं, नायरून का इलाका भी उन्होंने पता किया। उसके बाद सीधा गया मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की तरफ। तो मुल्तान की तरफ जाकर मोहम्मद बिन कासिम एक जगह पर पड़ाव डालता है। अब उस जगह का नाम है कासिम बेला। कासिम बेला, मुल्तान में। अब मुल्तान में कासिम बेला के मकाम पर कासिम ठहरा होता है, उसका पड़ाव होता है। उस वक्त फिर इसका जो है ना आता है या इसके बंदे आ जाते हैं सलमान बिन अब्दुल मलिक के 715 में। ठीक है। अब 715 में फिर क्या किया जाता है, कासिम को वापस बुला लिया जाता है। कासिम को वापस बुला लिया जाता है वापस, तकरीबन जो है ना ये इसमें सॉरी शाम में बुला लिया जाता है, कि इनकी जो वो है ना हुकूमत है वो शाम में होती है। जो दमिश्क का इसका कैपिटल था, दमिश्क। बनु उमैया की हुकूमत का जो कैपिटल है वो दमिश्क है। अब दमिश्क का
और सिंध का जो टोटल फासला है वो है 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर। अब सलमान के जो सिपाही थे उन्होंने 4000 किलोमीटर का फासला तय किया। सिंध आए, फिर सिंध से आगे वो मुल्तान में गए। तो मुल्तान से किसको लिया उन्होंने? कासिम को वापस लिया। अब कासिम को वापस लेने के बाद फिर क्या करता है ये जो ये है सलमान, ये कासिम को जेल में डाल देते हैं। अब कासिम को हो जाती है जेल, वहीं जेल में ये क्या करता है, इसकी डेथ हो जाती है, फौत हो जाती है। अब टोटल इसकी 20 ईयर्स की जो एज है इसके अंदर आकर ही फौत हो जाती है, 715 में इसकी, क्योंकि इसकी जो एज है वो 695 में इसकी पैदाइश होती है और 715 में आकर ये फौत हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद अगला जो मूसा बिन नुजैर है, फातेह अफ्रीका। अब मूसा बिन नुजैर, चलो इसको मैं रेस कर देता हूँ, फिर आगे ये वाले आपने लिख लिए होंगे पुराने, ये अभी पुराने वाले रेस करता हूँ। अब मूसा बिन जो नुजैर है, मूसा बिन नुजैर, मूसा बिन नुजैर को कहां से जो है ना वापस लिया जाता है? अफ्रीका से। इसको अफ्रीका से वापस बुलाया जाता है। अब जब अफ्रीका से मूसा बिन नुजैर को वापस बुलाया जाता है, इस मूसा बिन नुजैर के ऊपर ये जो सलमान है ये क्या करता है, भारी जुर्माना आयद कर देता है कि भाई आपने तो ये वाले काम किए थे, आपने तो ये वाली करप्शन की थी, आपने ये वाली करप्शन की थी। अब भारी जुर्माना जब ये सलमान किसके ऊपर आयद करता है, मूसा बिन नुजैर के ऊपर, तो सलमान ये कहता है मूसा बिन नुजैर कि भाई मेरे पास तो इससे ज्यादा पैसे नहीं है, मैंने तो कोई चीज इकट्ठी नहीं की। फिर क्या करता है सलमान, ये भारी जुर्माना आयद करने के बाद जब वो जुर्माना नहीं दे सकता तो फिर इसको कैद में डाल दे। अब कुछ अर्सा इसको कैद में डालने के बाद जब ये सुलेमान देखता है कि ये जो है ना जुर्माना भी नहीं अदा कर रहा, तो ये क्या करेगा, मैं इससे किस तरह से जो है ना जुर्माना वसूल कराऊं। अब ये सुलेमान क्या करता है, ये मूसा बिन नुजैर को खाना काबा के आगे, ठीक है, बिठा देते। मूसा बिन नुजैर को खाना काबा के आगे बिठा देता है। अब मूसा बिन नुजैर को कैदियों की हालत में जब खाना काबा के आगे बिठाया जाता है, तो कैदियों की हालत में इसकी जो हालत है वो फिर एक फकीर की तरह जो है ना नजर आती है। तो लोग इसको जो है ना पैसे वगैरह, मतलब जो ज़कात वगैरह जिस तरह से होती है, सदका वगैरह, वो इसको देते हैं। मतलब इससे वो क्या करता है, वो इससे भीख मंगवाता है। ठीक है। मतलब ये जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक है, ये क्या करता है, ये मूसा बिन नुजैर से क्या करता है, भीख मंगवाता है। अब इतनी बड़े जर्नैल को ये क्या कर रहा है, बेचारे को भीख मंगवा रहा है। अब इतनी बहुत ज्यादा, मतलब देखें, ये काफी सारा अरसा जो है ना भीख मांगता रहता है। अब इसकी तकरीबन यहाँ पे 716 के अंदर 1 साल तक पूरा जो है ना इसको भीख मंगवाता है। 716 में आकर मूसा बिन नुजैर जो है ना इसकी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है, फौत हो जाता है मूसा बिन नुजैर। ठीक है। और वहीं पे इसको दफन किया जाता है खाना का। अब 2 चैप्टर यहाँ पे इसके, इसने सलमान ने 2 चैप्टर क्लोज कर दिए। एक उसने मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर क्लोज कर दिया, उसके बाद इसने मूसा बिन नुजैर का चैप्टर क्लोज कर दिया। अब उसके बाद इसका आखिरी जो जर्नल है वो बचा होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, तारिक बिन जियाद का। अब तारिक बिन जियाद जो है ना, ये उस वक्त मौजूद होता है वस्ती एशिया में, सेंट्रल एशिया। तारिक बिन जियाद मौजूद होता है सेंट्रल एशिया में। जब इसको इतला मिलती है सलमान की कि भाई आपको भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है, आपको वापस बुलाया जा रहा है, तो ये तारिक क्या करता है, तारिक बागी हो जाता है, बगावत कर देता है। तारिक वापस नहीं जाता, बगावत कर देता है तारिक।
को पता चल जाता है कि इसने मेरा कख नहीं रखना, इसने मुझे मरवा देना। तो तारिक बिन जियाद क्या कर देता है, बगावत कर देता है। अब जब बगावत करता है तो बगावत करने के बाद तारिक वस्ती एशिया में, सेंट्रल एशिया में अपनी हुकूमत कायम कर देता है। सेंट्रल एशिया में तारिक बिन जियाद अपनी हुकूमत कायम कर देता है, अपनी हुकूमत का ऐलान कर देता है तारिक। ठीक है। अब जब इसको पता चलता है सलमान को कि भाई इसने बगावत की है, बगावत के बाद फिर इसने अपनी हुकूमत भी कायम कर ली है, फिर ये क्या करता है, उस बगावत का ये जवाब देता है, फिर अपनी फौजें भेजता है। फौजें भेजने के बाद तारिक से वो फौजें जो है ना लड़ाई करती हैं। फिर तारिक क्या करता है, उस जंग में क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। ठीक है। मतलब तारिक बिन जियाद वापस आकर नहीं मरता, बल्कि वस्ती एशिया में अपनी हुकूमत कायम करता है। फिर सलमान उसके खिलाफ फौजें भेजता है, जंग करता है, तो उस जंग में तारिक बिन जियाद क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो असल टॉपिक शुरू हो गया है वो है मोहम्मद बिन कासिम का। इसको हम स्टार्ट से देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश क्या है, कहाँ पे पैदा होता है, किस तरह से इसका जो आगे टीन्योर है वो स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। मोहम्मद बिन कासिम की जो पैदाइश है ये होती है 695 में। अब 695 एडी से आपसे वो पूछ सकता है, या सीई भी पूछ सकता है। सीई अगर पूछे, अगर एडी पूछे तो एक ही चीज है। 715 में इसकी आकर डेथ होती है, ये भी हम। अब मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पे लकब पूछा जाता है। इसका लकब है इमादुद्दीन। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पे जो लकब है वो पूछा जाता है, वो है इमादुद्दीन। अब इसके कबीले के बारे में भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो ट्राइब है, कबीला है, वो क्या है। तो बनु सकफी कबीले से बिलोंग करता है, बनु सकफी। बनु सकफी। अब ये जो बनु सकफी ट्राइब है ये रहता था उस दिन ताइफ में। अब ताइफ कहाँ पर वाक़ है, ताइफ मक्का के साथ, या मक्का में आप कह रहे। ठीक हो गया। तो इसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम, पैदाइश इसकी 695, डेथ इसकी 715, लकब इसका अमादुद्दीन, कबीला इसका बनु सकफी। ठीक है। बनु सकफी कबीला एक और हस्ती का भी है जिसको मुख्तार सकफी का नाम दिया जाता है। मुख्तार सकफी उनका नाम भी यही, उनका कबीला भी यही था, बनु सकफी। बनु सकफी कबीला बहुत ज्यादा बहादुर कबीला था। इस कबीले के जो भी जंगजू होते थे, इसी वजह से तो देखे ना मोहम्मद बिन कासिम इतनी छोटी उम्र के अंदर बहुत ज्यादा जंगजू था। अब उसके बाद ताइफ में, ठीक है, तो इसकी पैदाइश आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली। आपसे सवाल अगर पूछे कि मोहम्मद बिन कासिम की, मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश कहाँ पर हुई, अब कब हुई को आपने कहाँ पर हुई, तो कहाँ पर हुई, ताइफ में।
ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो कहानी है वो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लोग अभी कह रहे थे कि श्रीलंका वाली जो कहानी है वो किसका। अब श्रीलंका वाली कहानी कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो अरब से आते थे और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपनी तिजारत करते थे। तो बरसगीर के साथ आकर उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैलना शुरू कर दिया। अब कुछ उनके जो मुस्लिम ट्रेडर्स है वो जाकर श्रीलंका में बस गए थे। श्रीलंका नहीं बताई जाती, तो किसी भी काज की वजह से उस जगह पर श्रीलंका में वो जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो क्या हो जाते हैं, वो डेथ हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। वो होती है मॉर्निंग फैमिली। जो मॉर्निंग फैमिलीज का मतलब होता है गमज़दा फैमिली। अब उनकी जो गमज़दा खानदान होते हैं, अब उस गमज़दा खानदान के अंदर सिर्फ उनके बच्चे और औरतें होती हैं। अब उनके जो बच्चे और औरतें हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनको, ये जो श्रीलंका का किंग होता है वहां पे, वो इनके बच्चे और औरतों को वापस भेजता है। इनके आबाई जो अरब की तरफ, बगदाद की तरफ, ठीक है, बगदाद इराक में वाक़, इराक की तरफ वो आ रहे हो। अब जब वो बगदाद यानी कि इराक की तरफ वो वापस आ रहे हो, तो वापस आने पर जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में जो राजा दाहिर के पायरेट्स होते हैं, राजा दाहिर, ठीक है, राजा दाहिर के क्या है, पायरेट्स। अब पायरेट्स क्या बैठे हैं। अच्छा चलो शुक्र है, कभी जवाब दे दिया करें बेटा, मैं परेशान हो जाता हूँ फिर। तो समुद्री लुटेरे फिर क्या करते हैं, राजा दाहिर के जो समुद्री लुटेरे हैं इंडियन ओशन के अंदर जो ही काफिला पहुंचता है, मॉर्निंग फैमिलीज का काफिला पहुंचता है, कहाँ से आ रहा होता है, श्रीलंका से आ रहा होता है। जा कहाँ पर रहा होता है, इराक जा रहा होता है, बगदाद में जा रहा होता है। ठीक है, मतलब उसकी जो डेस्टिनेशन है वो बगदाद है, लेकिन वो आ कहाँ से रहा होता है, श्रीलंका से आ रहा होता है। अब राजा दाहिर के जो पायरेट्स है, समुद्री लुटेरे हैं, वो क्या करते हैं, सामान जब्त कर लेते हैं, सामान लूट लिया। सिर्फ सामान ही लूटा बल्कि वो जो बच्चे और औरतें थी उनको क्या कर लिया, कैदी बना लिया। ठीक है, प्रिजनर बना लिया, मतलब बच्चे और औरतें। ठीक है, वो क्या कर लिया, उनको कैदी बना लिया। ये जो वाकया है ये तकरीबन 711 में हुआ था, 711 एडी के अंदर। ठीक है, ये 710 के अंदर भी कहा जाता है, 710 में या 711 में। ठीक है, अब जब ये वाकया हुआ तो इस वाकये का फिर पता, अब इसमें कुछ और भी वाकयात मिलते हैं। मोस्ट कॉमन आपने ये क्वेश्चन भी कभी वो पूछ लेता है, डिफरेंट तरह की बुक्स के अंदर डिफरेंट तरह की जो हकायक यहाँ पे बताया जाता है। लौंडी है जिसका नाम नाहीद है। अब उसी कमरे के अंदर जो बच्चे बच्चे औरतें थी, तो उन्हीं के अंदर एक लौंडी है जिसका नाम है नाहीद। अब नाहीद ने क्या किया, इस नाहीद ने खत लिखा राजा दाहिर, इसको सॉरी हजाज बिन यूसुफ को। हजाज बिन यूसुफ को जब नाहीद ने खत लिखा, हजाज को पता चला कि जो मुस्लिम फैमिलीज थी उनको राजा दाहिर के जो समुद्री लुटेरे हैं, जो पायरेट्स हैं, उन्होंने कैप्चर कर लिया और उनका सामान भी जब्त कर लिया। फिर राजा दाहिर ने, इसने हजाज बिन यूसुफ ने क्या किया, इसने अपनी एक फौज भेजी। अब वो फौज छोटी फौज थी, मतलब इसने एक एक्सपीडिशन भेजा, एक आप सिंपल वफद भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ा ये नहीं था, मतलब इसमें अपनी चढ़ाई नहीं की।
इसने थोड़ा सा जो है ना, मतलब आप ऐसे कह लें 10-15 बच्चों का ग्रुप भेजा कि जाओ इसको समझाओ या जाओ मतलब इसको जो है ना आप वो करो कि मतलब हम आपको जो है ना ये कर लेंगे। लेकिन राजा दायर ने क्या किया, राजा दायर ने उनको वापस भेज दिया, या उनको मतलब ऐसे समझ ले कोई मतलब बुक के अंदर इसका कोई बिन यूसुफ ने अब एक नहीं भेजा बल्कि दो एक्सपीडिशन थे, 2 एक्सपीडिशन, 2 वफद भेजे। ठीक है, दो का लफ्ज यहाँ पे आपने याद करना है। हजाज बिन यूसुफ ने 2 मार्के किए, किसके खिलाफ, राजा दहर के खिलाफ, बट फेल्ड, लेकिन फेल हो गया। काम है, उसने कहा कि मुझे आप औरतें और बच्चे भी राजा दाहर ने एक जुमला कहा, राजा दाहर ने जो हजाज को जवाब वापस बात करो और उसके बाद दिया। अब वो जवाब क्या था, राजा दाहर ने कहा आई है राजा दाहर ने कहा कि मेरा इनके ऊपर कोई कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर। ठीक हो गया। अब फिर हजाज बिन यूसुफ को पता चल गया कि ये वाला वाक्य इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। फिर उसने क्या किया, उसने जो भतीजा जो कहां पर मौजूद था, फारिस में मौजूद था, हजाज बिन यूसुफ ने फिर उसी अपना जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसका मोहम्मद बिन कासिम फारिस में मौजूद था। अब हजाज बिन यूसुफ फारिस में मोहम्मद बिन कासिम को कहता है कि भाई यहाँ पे एक मार्का हो गया, तो आपने जाना है यहाँ पे अपनी फौज लेकर जानी है, मैं आपके जो है ना बहुत बड़ी फौज। अब इसकी जो मोहम्मद बिन कासिम को हजाज बिन यूसुफ जो फौज देता है, उस फौज के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के साथ हो। अब ये एक कबीला इस तरह से शामिल नहीं हुआ, बल्कि सिंध तक आते आते, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का असल जो हदफ था वो सिंध तक पहुंचना था। सिंध कहां से उसने इंटर होना था, दीबल से उसने इंटर होना था। दीबल, दीबल क्या है भाई, दीबल बंदरगाह है। तो दीबल बंदरगाह के सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करना था, दाखिल होना था। अब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में पहुंचने से पहले उसके पास ये जो 6,000 बंदे थे, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसके पास 13,000 का लश्कर जो है ना वो बन गया, 13,000। ठीक है, मतलब 6,000 से ऐड होते होते उसके पास 13,000 की बहुत बड़ी जो फौज है ना वो आ गई। अब जब 13,000 की फौज यहाँ पे आ गई उसके पास, तो सबसे पहले उसने क्या, सिंध में दाखिल होने के, दीबल से उसने दाखिल होने पर उसने फिर दीबल को सबसे पहले जो है ना पता किया। दीबल यहाँ पे पता हो गया, उसके बाद ये जो राजा दायर है, राजा दायर ये अभी सिंध में नहीं बैठा था। राजा दायर जो है ना वो उच्च के करीब एक इलाका है जिसको अरोड़ी भी कहा जाता है, या उसको अरोड़ का नाम भी दिया जाता है, अरोड़ या अलोर भी उसको कहते हैं। वो उच्च के करीब एक इलाका है।
ठीक है। तो राजादार वहां का जो है ना हुक्मरान होता है, वो वहां से फिर भागता है इसकी तरफ, पीपल की तरफ वो आता है, चढ़ाई करने के लिए आता है। राजा दहर, ठीक है। तो इसकी जो हुकूमत है राजा दहर की, ये होती है रोड़ी में, रोड़ी जिसको मतलब अलोर या अरोड़ भी उस वक्त जो है ना कहा जाता था, अरोड़। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसका नाम रोड़ी है। तो ये किसके करीब इलाका है, रोड़ी या अरोड़? ये उच्च के करीब है, उच्च के करीब। उच्च कहाँ पर है? ये मुल्तान के करीब आप जाए ना मुल्तान की तरफ, तो उच्च पहले आता है। तो उच्च के करीब रोड़ी का एक इलाका था, वहां पर राजा दहल जो है ना हुकूमत किया करता था। इसकी जो वाइफ है ना उसका नाम भी पूछा जाता है। इसकी जो बीवी है राजा दहल की बीवी, इसका नाम था लाडी बाई। और इसकी जो कौम थी राजा दहल की, वो थी ब्राह्मण। ये हिंदू की एक कौम होती है ब्राह्मण। ब्राह्मण इसकी कौम है, बीवी लाडी बाई है। इसका एक वजीर भी था जिसका नाम पूछा जाता है पेपर के अंदर, किसे कर, किसे कर। ठीक है, हुकूमत इस किरोड़ी में, उसके करीब इलाका, बीवी का नाम लाडी बाई, कौम का नाम ब्राह्मण, वजीर का नाम है। ठीक है, जब राजा दायर को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध में पहुंच गया है, दीबल को उसने फतह कर लिया, फिर राजा दायर निकलता है रोड़ी से। रोड़ी से ये देखें, राजा दायर आया, कहां से आया? रोड़ी से। रोड़ी से निकल के आ रहा है, ये पहुंच गया पैपरी के मकाम पर। पैपरी, पैपरी यहाँ पर है, सिंध के करीब है इलाका, सिंध के करीब, सिंध के करीब। रोड़ी से निकला, पैपरी में पहुंचा। पैपरी कहाँ पर है? सिंध के करीब है। अब जब पैपरी में ये पहुंचता है, अब पैपरी में ये कब पहुंचता है? क्या तक लगने वाला था, 711 का वहां पे एड था, इख्तिताम था। तो मोस्ट इसको 711 में या 712 के अंदर भी कंसीडर किया जाता है कि मतलब जो राजा दहर है ना, इसको जो मोहम्मद बिन कासिम है इसने कब शिकस्त दी थी? तो 712 में कहां पर दी थी? पैपरी के मकाम पर। पैपरी के मकाम पर राजा दहर क्या हुआ? शिकस्त। अब शिकस्त से क्या मुराद है? ये खाली जो है ना भाग नहीं गया था, बल्कि ये मौत हो गया था, ये मर गया था, मतलब इसको मार दिया था, किल हो गया था। ठीक है, 711 ही इसको लिख लें, क्योंकि ये पहले इसको राजा दहर को किल किया गया था 711 में। उसके बाद अब देखिए हमारे पास सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का, अगर यहाँ पे हम दोबारा से देखें, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले इसने क्या किया? सिंध में आने के बाद सबसे पहले जो पहला पहला इसका जो फतह का मकाम है वो है दीबल। ये अभी हमने मतलब सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम नंबर 1 पे वो दीबल को फतह करता है। दीबल के बाद उसने क्या किया? उसने इसको शिकस्त दी, राजा दाहर को। राजा दाहर को कहां पर शिकस्त दी? पैपरी में। पैपरी में राजा दाहर को शिकस्त दे दी। अब उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम बगैर लड़े आगे वाले इलाके फतह करता जाता है। ठीक है, यहां तक वो लड़ते लड़ते उसने फतह किया। दीबल को भी उसने लड़कर फतह किया, राजा दाहर को भी उसने कैद किया लड़ने के बाद, मतलब 711। अब अगला जो है ना ये आ गया, वो वहीं पे है। अब उसने पैपरी के बाद जो अगला इलाका मतलब दीबल है, पैपरी पर उसने राजा दाहर को शिकस्त दी। उसके बाद नंबर 2 पे हम आते हैं आगे, उसने सिंध के करीब एक इलाका है जिसका नाम है नायरोन। नायरोन,
इंग्लिश में इसको NIRUN लिखेंगे, नायरॉन। अब नायरॉन को उसने क्या किया, पता, नायरॉन को पता, ठीक है। नंबर 1 पे आपने लिखना है सेंध, सेंध के अंदर दीपक है, सेंध को पहले पता किया, उसके बाद उसने नायरॉन को पता किया। नायरॉन का इलाका बेसिकली ये हैदराबाद के साथ, हैदराबाद। नायरॉन किसके करीब है, नियर हैदराबाद। हैदराबाद के करीब उसने नायरॉन को पता किया। उसके बाद नंबर 3 पे वो आया सेवन में। अब नायरॉन और सेवन में उसने कोई लड़ाई नहीं करी, बगैर लड़ाई के वो इसको पता कर रहा है, नायरॉन और सेवन, ठीक हो गया। अब उसके बाद नंबर 4 पे मोहम्मद सीधा मुल्तान की तरफ। नंबर 4 पे वो कहां पर आता है, मुल्तान पे आता है। अब यहां से देखें, वो 711 में इंटर होता है, तो 711 फिर यहाँ से नायरॉन और सेवन ये 712 हो जाता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 715। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में वो भागता भागता आया, यहाँ पे आया, वहां पे आया, तो 2-3 साल यहाँ पे लग जाते हैं उसके बाद। मतलब मुल्तान में वो काम पहुंचा 715 में आकर पहुंचा। मुल्तान में मैंने पहले भी आपको बताया कि मुल्तान में जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये कहाँ पर आकर इसने पाँव डाला, पहला कासिम बेला, कासिम बेला। अब कासिम बेला ये एक मकाम था, ये तकरीबन जो वो है ना दरिया चनाब है, इसके किनारे पर ये एक मकाम यहाँ पर पड़ाव डाला था, दरिया चनाब पर। दरिया चनाब के किनारे एक मकाम था, उस मकाम पर उसने पड़ाव डाला। अब उस मकाम को उसने अपने नाम से, मतलब आजकल उसको जो है ना, या उसी दौर में उसका नाम मशहूर हो गया था कासिम बेला, मतलब वो कासिम का पड़ाव था। अब यहाँ पर जब उसने पड़ाव डाला, तो फिर यहाँ से इसकी जो कहानी है उसका फिर रिवर्स या दी एंड जो है ना वो शुरू करने के लिए, तो अभी आपको बताया गया जो सलमान बिन अब्दुल मलिक था, तो उसने फिर इसको यहाँ से वापस बुला लिया था, ठीक है। तो ये हो गया सारी जो सिंपल सी कहानी थी मोहम्मद बिन कासिम की। इसके बाद हम अगली जो कहानी है वो थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं इसकी, महमूद गजनवी की। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको बता दूं मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से, कि मोहम्मद बिन कासिम का वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दफन कहाँ पे है। ये शायद मैंने अभी भी आपको बताया कि इसको जो सलमान है, सलमान जब इसको वापस बुलाता है दमिश्क में, तो दमिश्क में उसकी हुकूमत होती है, तो दमिश्क में उसको कैद कर देता है, तो वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका जो मोहम्मद बिन कासिम की जो वफात है, या इसकी जो मदफन है, तदफीन आप कह रहे हैं, या दफन कहाँ पर है, मदफन, तो ये शाम में है, शाम में। मोहम्मद बिन कासिम दफन कहाँ पर है, शाम में दफन है। अब मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से एक और दो क्वेश्चन है कि इसने ठट्ठा के मकाम पे जो है ना हमें मस्जिद बनवाई थी। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, ठट्ठा, ठीक है, ठट्ठा के मकाम पर जामे मस्जिद बनवाता है। अब ये जो ठट्ठा के मकाम पर जामे मस्जिद है, ये देखें जब उसने सिंध को फतह किया था और उसके बाद वो आया था नायरन में, तो नायरन के साथ मैंने आपको कहा हैदराबाद, तो इसके साथ ठट्ठा का मकाम भी वाक़ है। यहाँ पर उसने उसी दौर में जब ये यहाँ पर मौजूद था, तो उसने मस्जिद बनवाई थी, जामे मस्जिद। अब यही जामे मस्जिद जो मोहम्मद बिन कासिम बना कर गया था, ये सब कॉन्टिनेंट की, बड़े सगीर की पहली मस्जिद थी, बड़े सगीर की पहली मस्जिद। ये सवाल आ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो बड़े सगीर की पहली मस्जिद थी वो कहाँ पर बनवाई थी, ठट्ठा के मकाम पर। या वो आपसे पूछ सकता है कि ठट्ठा के मकाम पर जो जहाँ मस्जिद बनवाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने, वो मस्जिद कौन सी मस्जिद थी, बड़े सगीर की पहली मस्जिद, ठीक है।
अब एक बुक भी है जो मोहम्मद बिन कासिम के नाम से यहाँ पे मशहूर है, जिसको चचनामा कहा जाता है। चचनामा। अब चचनामा एक ऐसी बुक है जिसमें सिंध की तारीख लिखी हुई है। सिंध की तारीख पर एक बहुत मशहूर किताब है जिसको चचनामा के नाम से याद किया जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो है ना वो पूछे जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से। मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो फिर हम अगला टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करते हैं महमूद। सर ये मोहम्मद बिन कासिम इसमें इराक में दफन है या दमिश्क दूसरी साइड जो आप कह रहे थे? बेटा ये शाम में दफन है, शाम में। मोहम्मद बिन कासिम शाम में दफन। सर मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमले से कितना अर्सा गवर्नर रहा था फारस का? बेटा जब ये फारस का गवर्नर बना तो उस वक्त 708 एडी का जो है ना दौर चलता। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाया 708 से इसको जब सिंध पर फतह करने के लिए जब इसको पहली दफा एक्सपीडिशन मिली थी, इसको जो है ना पहला जो हुक्म मिला था वो 711 में मिला था। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कितनी ईयर हो जाती, कितना बन जाता है। 3 साल हो जाते हैं, 3 साल ये फारस का गवर्नर। सर एक आपने चीज बताई है कि मतलब इसे फातेह हिंद कहा जाता है, हालांकि सर हिंद तो बाकी एक साइड ही पे सर, ये तकरीबन बलूचिस्तान वाले इलाके या पंजाब का जो इलाका है या सिंध का, इधर इधर ही रहा है सर। पीछे जितना है हिंदुस्तान था वो तो सर इधर तो नहीं आया, तो फिर फातेह हिंद किस तरह सर इसे कहते हैं? ना देखें क्या सिंध से गया वो मुल्तान तक, तो सिंध से देखें मुल्तान तक। अब ये वाला इलाका उस वक्त पाकिस्तान में तो ऐड नहीं था ना, पाकिस्तान तो मौजूद नहीं था उस वक्त, तो सब कॉन्टिनेंट था। अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो सारा आ जाता था ना, इसको कलेक्टिवली तौर पर उस वक्त जो है हिंदुस्तान का नाम दिया जाता है, इसी वजह से इसको हिंदुस्तान का बातें कहा जाता है। अब यहाँ पे एक और टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मतलब बड़े सगीर का जो सबसे पहला मुसलमान जो हुक्मरान था वो कौन था? वो मोहम्मद बिन कासिम है। या हिंदुस्तान का सबसे पहला जो मुस्लिम जो मतलब हुक्मरान आया था, बाकायदा तौर पर हुकूमत नहीं उसने शुरू की थी, लेकिन सबसे पहले जो उसने मतलब मुस्लिम्स को या अपना जो वो रूल है उसने उसको यहाँ पे लाया था, ये सबसे पहले उसने फतह की थी, वो मोहम्मद बिन कासिम। सिंपल तरीके से ये सवाल आता है कि बरसगीर का सबसे पहला मुसलमान गवर्नर वो कौन था? वो मोहम्मद बिन कासिम था। और इसी क्वेश्चन को अगर वो घुमा के पूछ ले कि बड़े सगीर में सबसे पहला मुसलमान हुक्मरान, ठीक है, वो कौन है? या हुक्मरान की जगह पर सुल्तान भी वो कह सकते, ठीक है, तो वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, वो है जनाब कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक साहब सबसे पहला मुसलमान सुल्तान, मुसलमान सुल्तान है, इसने सबसे पहले बड़े सगीर के अंदर दिल्ली में अपनी हुकूमत कायम की। दिल्ली का लफ्ज भी यहाँ से वो पूछता है, मतलब अगर वो बड़े सगीर की बजाय वो दिल्ली का लफ्ज इस्तेमाल करे कि दिल्ली का सबसे पहले जो सुल्तान था, मुसलमान सुल्तान या मुसलमान हुक्मरान, वो कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक।
इसको हम देखेंगे कल इंशाल्लाह। जो अगला लेक्चर होगा तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते कौन सी डायनास्टी के अंदर आता है। सलेब डायनास्टी के अंदर आता है और ये इसका सलेब होता है जो हमारे पास मोहम्मद गौरी है। ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है उसका सलेब था। और कोई क्वेश्चन? चले आगे। बस करें सर। बस कर दें? अभी एक टॉपिक हुआ है हमारा सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम का, आप अभी कह रहे हैं कि बस कर दें। बेटा एक महमूद गजनवी पढ़ लें उसके बाद बस करते हैं, उसको जरा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, अब महमूद गजनवी यहाँ पे इसका मैं आपको, ये जो मोहम्मद बिन कासिम का हमारे पास था ना, मोहम्मद बिन कासिम, ये हमारे पास था हिस्सा अरब डायनास्टी का, अरब डायनास्टी। ठीक है, अरब डायनास्टी सबसे पहले आई थी, मतलब मुसलमानों का यहाँ पे जब दौर आया था, अरब डायनास्टी सबसे पहले बड़े सगीर में मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। उसके बाद जो दूसरी डायनास्टी शुरू होती है वो है तुर्किश डायनास्टी। तुर्किश डायनास्टी, डायनास्टी का जिसको आता है मीनिंग वो जरा बताया मुझे, डायनास्टी किसको कहा जाता है किसी को पता? डायनास्टी किसको कहते हैं? सर यही बादशाह, इक़्तिदार। इक़्तिदार तो वैसे प्रेसिडेंटशिप भी उसको कह सकते हैं, लेकिन डायनास्टी बेसिकली वो वाला होता है इक़्तिदार जिसको हम ये कह सकते हैं कि फैमिली डायनास्टी, सिंपल लफ्जों में हम उसको कह सकते हैं। या आप उसको मतलब नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल जो बादशाह चलती है ना उसको डायनास्टी कहा जाता है। मतलब एक था, उसके बाद उसका बेटा आया, उसके बाद उसका बेटा आया, तो वो डायनास्टी कहलाती है। ठीक है, तो ये फैमिली रेंज होती है हमारे पास। अब तुर्किश डायनास्टी स्टार्ट होती है, अब तुर्किश डायनास्टी स्टार्ट होती है तो इसमें 977 से लेकर 1030 एडी तक, ये जो तुर्किश डायनास्टी का पार्ट है 977 से लेकर 1030 एडी तक, ये पार्ट महमूद गजनवी का पार्ट, मतलब इस दौर में महमूद गजनवी की हुकूमत होती है। ठीक है, तो महमूद गजनवी की जो हुकूमत है वो खुद से नहीं स्टार्ट हो जाती, बल्कि इससे पहले, ठीक है, इससे पहले एक अब्दुल मलिक के नाम से एक रूलर होता है, अब्दुल मलिक। ठीक है, तुर्किश डायनास्टी का एक बहुत बड़ा रूलर होता है जिसका नाम है, ये तकरीबन जो अब्दुल मलिक, ये जो था ना, ये हुक्मरान था या जो रूलर था, ये था समानिद डायनास्टी का, समानिद। समानिद डायनास्टी, समानिद डायनास्टी जो है ना, ये बहुत पुरानी डायनास्टी है। मतलब तुर्क ये जो महमूद गजनवी का दौर है ना, इससे पहले की डायनास्टी थी। अब समानिद डायनास्टी ये तकरीबन 4 या 5 मुल्कों तक ये फैली हुई। ठीक है, इसमें उज्बेकिस्तान आ जाता था। इसको सिंपल लफ्जों में समानिद डायनास्टी के अंदर जो है ना, खुरासान की रियासत को भी कहा जाता है, खुरासान की रियासत। ठीक है, इसमें हमारे पास उज्बेकिस्तान आ जाता है, ईरान आ जाता है। ठीक है,
और कुछ और भी इसमें वस्ती एशियाई जो ममालिक थे वो आ जाते। 4-5 जो ममालिक है ना वो सामान्य डायनास्टी को बनाते हैं। ये जो डायनास्टी थी ये तकरीबन 891 से ये 999 तक की जो डायनास्टी है ना इसका ये दौर है। अब सामान्य डायनास्टी का जो रूलर है अब्दुल मलिक, इसका एक सलेब होता है, इसका एक गुलाम होता है। अब्दुल मलिक का एक गुलाम है जिसका नाम होता है सबकतगीन, सॉरी अल्पतगीन है। अल्पतगीन, अल्पतगीन किसका गुलाम है? अब्दुल मलिक का। अब्दुल मलिक किसका रूलर है? सामान्य डायनास्टी का, रूलर ऑफ सामान्य डायनास्टी। अब अब्दुल मलिक का ये जो सलेब है अल्पतगीन, इसको ये जो अब्दुल मलिक है ये क्या करता है, ये बनाता है गवर्नर। किसका बनाता है? खुरासान, पूरा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको बात बताऊं कि सामान्य डायनास्टी का उस टाइम जो कैपिटल था वो था बुखारा। इसका ऐड कर ले कि सामान्य डायनास्टी का जो कैपिटल है उस दौर में वो क्या था? बुखारा था। अब बुखारा, आपसे ये अगर ये पूछ ले कि बुखारा कहाँ पर है, तो बुखारा उज्बेकिस्तान में बनती है, उज्बेकिस्तान के अंदर है बुखारा, जो सामान्य डायनास्टी का क्या था? कैपिटल। अब अब्दुल मलिक का एक सलेब है जिसका नाम है अल्पतगीन। अल्पतगीन का को क्या बनाया जाता है? गवर्नर बनाया जाता है। कहाँ का गवर्नर बनाया जाता है? खुरासान का गवर्नर। अब अल्पतगीन खुरासान का गवर्नर बनता है जब अब्दुल मलिक की डेथ होती है। अब्दुल मलिक जब फौत होता है तो अब्दुल मलिक की डेथ के साथ इसका ये जो सलेब है, जो गवर्नर होता है खुरासान का, जिसको हमने अल्पतगीन का नाम दिया, तो इस सलेब को, इस अल्पतगीन को समानित डायनास्टी से निकाल दिया जाता है। मुल्क बदर जिस तरह से हम करते हैं ना, उस तरह से इसको निकाल दिया जाता है। वो कहता है कि आपका आका तो मर गया है, अब आप यहाँ पे किस काम के हो, आप भी यहाँ से निकल जाओ। तो उसको मतलब उसका वो जो ओहदा होता है, ओहदे से भी हटा दिया जाता है और वहां से उसको मुल्क बदर कर दिया जाता है, अल पख्तगीन को। अब अल पख्तगीन क्या करता है बेचारा, ये फिर वहां से सफर करता है। सफर करने के बाद ये पहुंचता है फिर अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आकर ये, इसके पास मतलब थोड़े से तकरीबन 8-10 के करीब इसके साथी होते हैं, तो थोड़ा सा ये मतलब एक आप ऐसे करें जो मतलब जंगजू होता है ना, जैसे आपने अटगल वाली जो है ना मूवीज देखी होंगी कि 8-10 बंदे इनके जो होते हैं वो जरा हट्टे कट्टे होते हैं, तो वो हमला वगैरह जो है ना कर सकते हैं। तो इसके पास भी अल-तगीन के पास भी जो है ना बहुत काफी जो है ना हट्टे कट्टे साथी थे। तो ये अफगानिस्तान के अंदर आकर ये फिर हमला करता है एक छोटे से शहर पर जिसका नाम है गजनी। ठीक है। तो अल्पतगीन क्या करता है, अफगानिस्तान में आकर गजनी पर हमला करता है, तो गजनी को क्या कर लेता है? फतह कर। ठीक है। यहां तक समझ आया? नहीं समझ आ रहा? जी सर। जी सर, आ रहा है समझ। अब ये जो हुकूमत कायम करता है, गजनी में फतह करता है, तो ये है 977, 977 AD। मतलब ये जो वाकया रूनमा होता है अल्पतगीन का अफगानिस्तान के अंदर गजनी को फतह करना, ये 977 AD के अंदर इसका वाकया होता है। अब फिर इसके बाद सबकतगीन को, इससे पहले 971 में, 971 में
इसका जो बेटा आता है अलपक्तगीन का, वो इसका नाम रखता है सबक्तगीन। सबक्तगीन, ठीक है। मतलब 971 में इसको बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उसने रखा सबक्तगीन। 977 में इसने फिर गजनी को आकर फतह किया। अब यहाँ पर एक ख्वाब आपने जो है ना, हरनी का ख्वाब आपने सुना होगा। हरनी का ख्वाब जो है ना महमूद गजनवी के साथ रिलेटेड है। तो ये छोटे बच्चे जो है ना, तकरीबन मेरे ख्याल में 9th और 10th वाले, उनकी उर्दू की बुक के अंदर भी हरनी का एक ख्वाब जो है ना ये लिखा हुआ है। इसके साथ जो है ना रिलेटेड है, सबक्तगीन के साथ।